तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के बिगनर्स के लिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, अपना तरीका होता है चीज़ों को बोलने का, उनका नाम रखने का। तो अकाउंट्स में भी किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफिक नाम से जान सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक आपने सुना होगा कि हमने गुड्स बाय किया, गुड्स परचेज किया, बॉट, बहुत सारे वर्ड यूज करते हो आप। लेकिन अकाउंट्स में जब भी गुड्स खरीदा जाता है या सामान खरीदा जाता है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे उसको परचेज बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो आप, तो मतलब एक अकाउंटेंट के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, किस चीज को किस नाम से बुलाना है। जैसे साइंस में होता है कि भाई ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, वैसे ही अकाउंट्स में भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, वो आज हम डिटेल में समझेंगे, सो दैट आपका कोई मजाक ना उड़ा पाए, है ना। ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो आपका हर कोई मजाक उड़ा देगा। साइंस वाला पूछ लेगा एसेट्स एंड लायबिलिटी पता नहीं है, बड़े आए ज्ञान देने वाले, है ना। तो वो वाली चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि प्रज्ञान कॉमर्स के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसका कोई चार्ज नहीं है, मतलब फ्री। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ और हो हिडन चार्जेस। तो अकाउंट्स की फाउंडेशनल वोकेबलरी के लिए कंप्रेहेंसिव गाइड है ये चैप्टर। ठीक है, एंटिटी से लेकर, हम यहाँ पर एंटिटी के बारे में लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक हम मैक्सिमम चीजें, हम यहाँ पर क्या क्या होती हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग की जो सबसे पहली चीज मैं एंटिटी की बात करूं तो बेटा एंटिटी का मतलब होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं तो थोड़ा फास्ट ले लेता हूं। ठीक है, एंटिटी का मतलब होता है जो एक अकाउंटेंट होता है वो किसकी अकाउंटिंग करता है, वो किसी ना किसी एंटिटी की अकाउंटिंग करता है। ठीक है, एक बिजनेस की अकाउंटिंग करता है। तो बिजनेस मतलब कोई सेपरेट एंटिटी, इंडिविजुअल जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, उसको एंटिटी कहा गया है। और अकाउंट्स में उसको अकाउंटिंग एंटिटी कहते हैं जिसकी अकाउंटिंग की जा रही है। means a reality that has been definite individual existence. Business entity means a specially identifiable business enterprise like सुपर बाजार हो सकता है, ITC लिमिटेड कोई भी कंपनी हो सकती है। एन अकाउंटिंग सिस्टम ऑलवेज एन अकाउंटिंग सिस्टम ऑलवेज डिवाइस फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी, जिसकी हम बात करेंगे, जिसकी एंट्री करने जा रहे हो, जिसके आप अकाउंटेंट रहोगे। ठीक है, अगर आप रिलायंस में या फिर आप किसी बैंक में या आईटीसी लिमिटेड में, सुपर बाजार में आप जॉब करते हो, वहां के अकाउंटेंट हो, तो वो सुपर बाजार आपके लिए क्या होगा, एक एंटिटी होगा, एक सेपरेट इंडिविजुअल होगा, जिसकी एक खुद की पहचान होगी, खुद का रजिस्ट्रेशन होगा, खुद का ट्रेडमार्क हो सकता है, वगैरह वगैरह। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जिनको हम लेन देन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है लेन देन, नाम से ही समझ में आ रहा है। या बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी मॉनेटरी वैल्यू के लिए, या एक ऐसा ट्रांजेक्शन किया जा रहा है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, वगैरह वगैरह। तो एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू, एक इसमें कोई वैल्यू इन्वॉल्व है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। एक और आप सभी से गुजारिश है, अगर आप आपके सीनियर जूनियर्स और हम सभी लोगों तक आप ये हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप ग्रेड 1 टीचर्स हैं, ठीक है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रेड 1 टीचर्स बनने के लिए, उनके लिए भी ये चैनल बेनिफिशियल है। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, सीए फाउंडेशन, सीयूटी, तो सभी के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए फ्री मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सबके साथ आप ये चैनल शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे बने हैं तो एक लाइक जरूर बनता है ना। तो बिटवीन टू और मोर एंटिटीज इट कैन बी परचेज फॉर अ गुड्स, रिसीट फॉर द मनी एंड पेमेंट टू अ क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जैसे हमने बात की कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की जब बात की जा रही है तो लेन देन कैसे हो सकते हैं, लेन देन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कैश में हो सकता है और एक क्रेडिट में हो सकता है। क्रेडिट जिसमें भविष्य में, फ्यूचर में बात चली जाती है, सामान आज आपको मिल गया, सर्विस आज आपको मिल गई, पेमेंट आपको भविष्य में करनी है, या आज आपने सामान बेच दिया, पेमेंट आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, तो उनको क्रेडिट ट्रांजिशन बोलते हैं। कैश ट्रांजिशन जिसका आज के आज में सेटलमेंट हो गया, आप कहीं जा रहे हो, आपने एक पानी की बोतल खरीदी, तो वो क्या आपको उधार में देगा, नहीं, वो आपसे 20 रुपए नगद लेगा और आपको पानी की बोतल दे देगा। ये कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉर्मली होलसेलर और रिटेलर के बीच में नॉर्मली देखने को मिलते हैं, या मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में होते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स दो टाइप के हो सकते हैं, कैश और क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की वजह से आगे हम देखेंगे क्रेडिटर, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स वगैरह जनरेट होंगे। प्रोपराइटर, यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रोपराइटर आपने अक्सर अपने लोकल एरिया में भी देखा होगा,
दुकानों वगैरह के ऊपर प्रोपराइटर लिखा रहता है, या हिंदी में इस तरीके से आपने लिखा देखा होगा, इसका मतलब ही ये होता है बेटा। ठीक है, बहुत सारी जगह बच्चे पढ़ रहे होते हैं प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब प्रोपराइटर। ठीक है, जहां पर एक ऐसा बंदा जो किसी एक बिजनेस को ओन करता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये लाला था। ठीक है, ये लाला था और लाला ने अपनी एक दुकान ओपन करी। ठीक है, और इसका नाम है एलकेडी। ठीक है, एलकेडी मतलब लाला की दुकान। ठीक है, इस लाला की दुकान का प्रोपराइटर कौन होगा, ये सीधी सी बात है लाला होगा। ठीक है, जो बंदा किसी बिजनेस को ओन करता है, किसी बिजनेस को ओन करता है, नॉर्मली हम उसको प्रोपराइटर बोलते हैं। ठीक है, अब आपने सुना होगा सर हमने तो आजकल की जनरेशन शार्क टैंक देख देख कर बड़ी हो रही है, तो सर वो हमने तो सुना है कि वो सीईओ होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, वो कंपनी की बात है। कंपनी में जिन लोगों को नॉर्मली शेयर होल्डर कहा जाता है, जहां पर एक बिजनेस जिसका एक ही अकेला ओनर होता है, उसको नॉर्मली प्रोपराइटर कहते हैं। ठीक है, अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो आपने देखा होगा पार्टनरशिप या बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा आपने काइंड ऑफ बिजनेस, तो उसमें सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। सोल प्रोपराइटर का मतलब अकेला बंदा, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा यानी कि दो और दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन हु ओन्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, स्पेशली होटल हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, अगर अकेला बंदा ऑन्ड करता है तो नॉर्मली वो प्रोपराइटर होता है। एक से ज्यादा बंदे ऑन्ड करते हैं तो या तो वो पार्टनर्स होंगे या वो किसी कंपनी के मेंबर्स होंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या कहलाते हैं, सब मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपराइटर का हमने यहाँ पे मीनिंग देखा। अब धीरे धीरे हम यहीं से आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में कि आगे अब ये प्रोपराइटर क्या करेगा। आप कहानी समझते जाना कि लाला ने क्या ओपन किया है, लाला की दुकान एलकेडी ओपन किया है। अब एलकेडी में क्या, एलकेडी ओपन करने के लिए कुछ पैसा लगेगा, यस पैसा लगेगा, उस पैसे को हम नाम देंगे कैपिटल। ठीक है, तो अगला हमारा ये वर्ड यूज हुआ कैपिटल। ठीक है, ये लाला था। ठीक है, और लाला की दुकान है। ठीक है बेटा, ये क्या है, एलकेडी लाला की दुकान है। इसमें जो ऐसे ही थोड़ी ना दुकान ओपन हो गई होगी, इसमें कुछ ना कुछ पैसा लगा होगा, मनी लगी होगी, और उस पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल के फॉर्म की बात करूं तो नॉर्मली दो तरीके से लगाया जा सकता है, या तो कैश के फॉर्म में लगाया जा सकता है या किसी एसेट के फॉर्म में लगाया जा सकता है। एसेट दो टाइप की हो सकती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, करंट एसेट्स भी हो सकती हैं, स्टॉक वगैरह, और कुछ फिक्स एसेट्स भी हो सकती है। ठीक है, या तो कैश में लगाएगा अपना पैसा या फिर किसी एसेट्स के फॉर्म में वो लगा सकता है। कोई फिक्स एसेट्स, मशीनरी प्लांट वगैरह या बिल्डिंग वगैरह, वो बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकता है। तो लाला यहां पर जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है कैश और अदर देन कैश के फॉर्म में, तो टोटल अमाउंट कंबाइंडली कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, आपने कई जगह कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड पढ़ा होगा। बाय द ओनर इन द फॉर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी बॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल आर एन ऑब्लिगेशन। अब कैपिटल क्या होता है, एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है। अगर सपोज करो ये बिजनेस किसी वजह से एलकेडी बंद होता है, तो एलकेडी में जो पैसा लगा है, सपोज इसने 5 लाख रुपए का आपका कैश लगाया, 2 लाख रुपए के करंट एसेट्स लगा दिए, और 5 लाख रुपए के, 5 लाख कर लो या 3 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स लगा दिए, तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। तो 10 लाख रुपए इस बिजनेस के लिए ये कैपिटल क्या होगी, ये बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी है। थोड़ी देर पहले देखो, ऐसा ना हो कि मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूं पीछे भूलते जाओ। एलकेडी क्या है, एलकेडी इज अ एंटिटी। एलकेडी क्या है, एंटिटी। लाला कौन है, लाला इज द प्रोपराइटर, और प्रोपराइटर ने क्या लगाया बिजनेस में, कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। अगर इस बिजनेस को बंद किया तो भविष्य में ये पैसा क्या करना पड़ेगा आपको, लाला को लौटाना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस को आज ही हम बंद कर देते हैं, चलो राम नाम सत्य, बिजनेस को कर दिए बंद। ठीक है, अब बिजनेस को बंद किया तो बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया था कैश के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में, वो निकलेगा ना। वो अलग बात है कि वो 10 ना निकल के हो सकता है 8 लाख निकले, लेकिन ये 8 लाख रुपए किसका है, ये 8 लाख रुपए लाला का है, लाला को लौटाना पड़ेगा। इसीलिए कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, जिम्मेदारी होती है। एंड क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसीलिए जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं इनका मालिक कौन होगा, लाला होगा। लाला के लिए, लाला को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल। कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है लाला को। और इस कैपिटल से ही क्या, कैपिटल का कॉम्बिनेशन क्या है, कैश और एसेट्स। इन एसेट्स के ऊपर किसका हक है, लाला का। भविष्य में जब भी ये एसेट्स बिकेंगी या बिजनेस बंद होगा, इनसे जो भी कैश निकलेगा वो लाला रख लेगा। ठीक है, क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इट इज देयरफॉर शोन एज द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट में आप ये कैपिटल दिखाओगे तो आप इसे क्या मानते हो, इसे लायबिलिटी साइड दिखाते हो, क्योंकि बिजनेस के लिए टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड फ्यूचर ऑब्लिगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपिटल के लिए यहां पर आप देखोगे, जैसे जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड।
ओके, सो सपोज करिए थोड़ी देर के लिए ये कौन है, ये लाला है। लाला ने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, ओनर्स इन्वेस्ट मनी, ये मनी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। अब इन कैपिटल से ही हम क्या करेंगे, कुछ मशीन्स खरीदी जाएंगी। इन कैपिटल से क्या खरीदा जाएगा, कुछ मशीन खरीदी जाएगी, मशीन सेटअप किया जाएगा। जैसे मैंने इनसे कहा कि हमने इससे क्या किया, फिक्स एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। उसी से प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल, यू कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस विदाउट कैपिटल, इसलिए जरूरी होता है कैपिटल। मतलब आप देख रहे हो इसके पास क्या है, कुछ पैसा है, ठीक है। इस पैसे को जब ये बिजनेस में इन्वॉल्व करता है तो इसी से हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं और फिक्स एसेट्स से प्रोडक्शन शुरू होता है। बगैर फिक्स एसेट्स को यू कैन नॉट स्टार्ट द प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उसके लिए भी कुछ चीजें तो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज करिए कि एक सीए जो होता है वो सर्विस ही तो देता है उसके लिए, लेकिन कुछ कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, एक ऑफिस बनाने के लिए फर्नीचर फिक्सचर्स की जरूरत तो होगी ना, तो वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल से बिजनेस इनिशिएट होता है। अब अगर हम बात करते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस में पैसा लगाता रहेगा, क्या उसका बिजनेस पे कोई अधिकार नहीं है? लाला की जो दुकान है, एलकेडी जो है, क्या इसमें से वो भविष्य में पैसा निकाल सकता है क्या? बिल्कुल निकाल सकता है, और इसको नाम दिया जाता है ड्राइंग, ठीक है। अगर उसे जरूरत पड़ी तो अपने बिजनेस से दो चीजों के फॉर्म में नॉर्मली वो पैसा निकाल सकता है। वो दो चीजें कौन सी होती है, या तो वो खुद कैश निकाल सकता है जरूरत पड़ने पे, या गुड्स निकाल सकता है, ठीक है, या तो वो गुड्स निकाल सकता है। लाला की दुकान सपोज करिए ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, किराना दुकान है। किराने की दुकान पे वो क्या अपना खुद का किराना क्या पड़ोसी की दुकान से खरीद के लाएगा? नहीं ना, कुछ सामान वो अपना घर पे जो जिन चीजों की जरूरत होगी वो अपनी ही दुकान से निकाल के ले जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए या तो वो बिजनेस से पैसा निकाल सकता है, या बिजनेस से क्या निकाल सकता है, गुड्स निकाल सकता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। यानी कि जब एक प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स या कैश विड्रॉ करता है, इसको क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। विड्रॉवल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। अब जरा थोड़ी देर के लिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं। थोड़ी देर में, इससे पहले लाला ने इस बिजनेस में पैसा लगाया था, 10 लाख रुपए अगर बिजनेस में लगाया, और अगर इसने 1 लाख रुपए जरूरत पड़ने पे बिजनेस से निकाल लिया, तो आप क्या कहोगे, सर जो कैपिटल होगी, जो कैपिटल का अमाउंट होगा, कैपिटल कितनी बचेगी, 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख। इसीलिए ड्यू टू द ड्राइंग जो इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, उसमें से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हम एसेट्स की बात करते हैं। अब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लगाता है, जिससे वो क्या खरीदता है, कुछ एसेट्स खरीदता है। एसेट्स दो कैटेगरी में बांटी जा सकती हैं, फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स। दो पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। तो चलिए आइए, तो एसेट्स क्या होती हैं, फ्यूचर में हमको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो रिसोर्सेज जिनकी मदद से हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर लाला को अपनी दुकान में बहुत सारा दुकान से बिजनेस करना है, सेल करनी है, तो कुछ सामान पहले खरीदना पड़ेगा, कुछ फिक्स एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी। आपने एक किराना दुकान में भी बहुत सारा स्ट्रक्चर देखा होगा, फर्नीचर का बना होता है, वो फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आता है। तो कुछ हमको फिक्स और नॉन फिक्स यानी कि करंट और नॉन करंट एसेट्स की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए, और उन्हीं को हम एसेट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। तो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी usually expressed in monetary terms. Assets are the items of the value used by the business in its operations. For example, supervisor owns a fleet of trucks, हो सकते हैं, which is used by for the delivering the food stuff, and the trucks thus the provide the economic benefits of the enterprise. This item will be shown on the asset side of the balance sheet of the supervisor. Assets can be broadly classified into two types of current or non-current assets. ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि एसेट्स को हम दो कैटेगरी में, एसेट्स क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये दो कैटेगरी में बटे होते हैं, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। इनको नॉर्मली आप फिक्स एसेट्स भी कहते हो। 11th में आप ये फिक्स एसेट्स कह के भी काम चला सकते हो। 12th में आपको नॉन करंट एसेट्स का ब्रॉड क्लासिफिकेशन मिलेगा, वो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो एसेट्स फ्यूचर, हमारे पास फ्यूचर में जिसकी मदद से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको हम एसेट्स कहते हैं। नॉर्मली इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट्स हो, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स नॉर्मली ऐसी एसेट्स जो हमको मोर देन 1 ईयर के लिए मदद करती है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है, और ये हमारी लेस देन 1 ईयर हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उधार बेचा, उधार बेचने से क्या जनरेट होते हैं, डेटर्स जनरेट होते हैं। उधार बेचने से क्या जनरेट होते हैं, डेटर। अब डेटर 2-3 महीने के बाद हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा, और उसमें एक मुनाफा भी जोड़ा होता है,
10 रुपए की चीज खरीदी में आपने 12 में उधार बेच दी, तो ये करंट एसेट्स होगी, डेटर हमारा करंट एसेट्स, उससे हमारा बिजनेस रोटेशन में चलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप बेचने के लिए नहीं खरीदते, बिजनेस में इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिनको, जैसे लाइक मैंने बात की मशीनरी, अब मशीनरी एक बार खरीदोगे 1 साल से ज्यादा चलेगी और वो आपको बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगी, ठीक है। चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, जैसे पढ़ाने के लिए आप ये पैनल देख रहे हो, ये पैनल मैंने खरीदा, मेरे लिए क्या है, ये फिक्स एसेट्स है, क्योंकि ये मुझे मेरे इस इंस्टीट्यूशन को चलाने में मदद कर रही है। और 1 साल से ज्यादा, 1 साल तो हो गया है, 1 साल से ज्यादा भी चलेगा, कंपनी खुद 3 साल की गारंटी देता है। दूसरी चीज क्या है, ऐसी कुछ एसेट्स जो 1 साल से कम चलती हैं, जैसे अगर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हो तो आपके पास इंक का स्टॉक हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टोर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एसेट्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, चाहे तो वो कोई बिल्डिंग हो सकती है या मशीनरी हो सकती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी हो सकती है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सब हमारी लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स होती हैं। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं, उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। करंट एसेट्स कौन सी होती है, करंट एसेट्स में नॉर्मली डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं, अभी एडवांस में समझा देता हूं थोड़ी देर के लिए, बाद में हम पढ़ेंगे। डेटर्स जो हम नॉर्मली जिनको क्रेडिट सेल करते हैं, अगर मैंने क्रेडिट सेल किया तो क्रेडिट सेल्स की वजह से डेटर्स जनरेट होते हैं जो फ्यूचर में हमको पैसा देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब आजकल का जैसे मैंने कहा कि होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, इनको उधार में सामान बेचना ही पड़ता है, अगर ये उधार में सामान नहीं बेचेंगे तो ये समझ लो कि बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्रेडिटर्स एंड डेटर्स ये कॉमन चीजें होती हैं। तो हमारे करंट एसेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो करंट एसेट्स में डेटर्स, उधार बेचना ही पड़ेगा हमें सामान, और उधार बेचने से क्या जनरेट होंगे, डेटर्स जनरेट होंगे। स्टॉक, अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक किराने की दुकान पे गए और आपने बोला भैया एक बिस्किट का पैकेट देना, तो वो बोलेगा 2 मिनट रुकोगे, मैं होलसेलर की दुकान से लेकर आता हूँ, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। ऐसा अगर होगा तो फिर तो लाला की दुकान चल गई, ठीक है। जो लाला का लालच है ना, ला और ला, ठीक है, वो जा और जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका नाम जा हो जाएगा। ठीक है। तो स्टॉक जो होता है, हमको अपनी दुकान में कुछ बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हम होलसेलर से रिटेलर नॉर्मली कुछ सामान अपनी दुकान में खरीद कर रखता है, उसको स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक को खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। कुछ लाइबिलिटीज जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होते हैं, अगर हम बात करें तो जैसे एसेट हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती हैं, वो नॉन करंट और करंट एसेट्स हो सकती हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। वैसे लाइबिलिटी हमारे पास फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमें फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे। एक सिंपल सा एक ऑब्लिगेशन अभी हमने कैपिटल देखा था कि लाला की दुकान में जो पैसा लगाया था, लाला ने लाला की दुकान खोला, ठीक है, एलकेडी। अब लाला की दुकान में जो पैसा लगाया उसको हमने क्या नाम दिया था, कैपिटल, और मैंने बोला भी था कि ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। कैसा ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। अगर बिजनेस बंद हो गया किसी वजह से तो आपको ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, किसको, लाला को, ठीक है। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस ही लाइबिलिटीज होते हैं। तो कैपिटल वन ऑफ द लाइबिलिटी का ही हिस्सा होता है, लेकिन और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है। तो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस और डेट एन एंटरप्राइजेस हैज टू पे एट सम टाइम, ठीक है, इन दी फ्यूचर, भविष्य में लौटाना होता है, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, वहां पर एक, मैं वैसे इस चीज का खंडन करता हूँ, मैं मानता नहीं इस चीज को, लेकिन वहां पे बोला जाता है कि हमारे यहाँ यूपी में सिखाया जाता है कि एसेट्स, गर्ल्स या लड़की इक्वल्स टू लाइबिलिटी और लड़का इक्वल्स टू एसेट्स, क्योंकि लड़का फ्यूचर में दहेज लेकर आएगा और लड़की को देना पड़ेगा, तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन इक्वल्स टू लाइबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा माना, उस मूवी में ऐसा पढ़ाया गया, ठीक है, दिखाया गया, ठीक है। ये चीज सही नहीं है वैसे। आगे बढ़ते हैं। तो वही ये लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आती है। अच्छा, मैंने एसेट्स में आपको साथ में अब लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जिनका हमको पेमेंट करना होता है या पेबल आफ्टर, ठीक है, जिनको पेबल करना है या पेबल है जो आफ्टर 1 ईयर, उनको हम नॉर्मली नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। जैसे अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, अगर आपने कभी डिवेंचर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो पब्लिक से अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन में जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कोई आपने बैंक लोन लिया है, ठीक है, डिवेंचर्स हो गया। इसके अलावा अगर आपने कोई और फ्यूचर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर वगैरह, नॉर्मली ये दो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन या फिर डिवेंचर्स, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनका हमको सेटलमेंट करना होता है विद इन ईयर, ठीक है, विद इन ईयर पेबल होती है, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर पेबल होती है उनको हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, क्रेडिटर्स, उधार सामान खरीद लिया, ठीक है, या आपने बिल्स पेबल सुने होंगे, बैंक ओडी सुना होगा,
ये बार बार हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अगर आप यहाँ पर समझ ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाने की जो आदत होती है बच्चों की, अगर वो साथ साथ में नोट्स बनाते चले तो वेल एंड गुड, ठीक है। क्योंकि वही चीज जब बार बार रिपीट होती है ना, तो बच्चे के दिमाग में एकदम क्लिक करता है कि हाँ यार ये चीज हमने आप एक बार और बढ़ाई थी। मैं आगे जब अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगा तब भी मैं सारी चीजें लिखाऊंगा, लेकिन अगर आप अभी से ये सब साथ में लिखते चलते हैं तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, ठीक है, कि वो साथ में लिखता चल रहा है। तो क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओडी हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास, या फिर कोई एडवांस इनकम है, ठीक है। तो ये कहलाती हैं हमारी नॉर्मली करंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जिनके बदले में या तो जिनको सेटल करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर, या फिर जिनके बदले में हमको सर्विस देनी पड़ेगी विदाउट मनी। क्योंकि पैसा, जैसे एडवांस इनकम है, आपने किसी से एडवांस में इनकम ले ली, पैसा तो आ चुका है भाई, सब लौटाना नहीं है, बट सर्विस तो देनी है ना, ठीक है। मैंने जैसे आपने कार बुक की, ठीक है, और कार का पूरा पैसा एडवांस में, आपने ना एक ब्लैक थार देखी, शोरूम पे जाके बोला पैसा अभी एडवांस पकड़, मुझे कार चाहिए। तो आपने जब उसको एडवांस में पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो अब वो क्या है, उसकी लायबिलिटी है कि वो कार डिलीवर करेगा, और उस दिन जब कार डिलीवर करेगा उस दिन पैसा नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि पैसा आज ही मिल चुका है, ठीक है। ऐसे ही सर्विस में होता है नॉर्मली। हमने जियो को रिचार्ज का आज ही पैसा दे दिया, ठीक है, आज कौन सा है, 20 जून है, ठीक है। 20 जून 2026 को मैंने जियो का रिचार्ज कराया 30 डेज का, ठीक है। तो 30 डेज का जो भी रिचार्ज है, मैं तो भूल गया कितने का होता है, 349 का रिचार्ज होता है। 349 रुपीज आपने जियो को दिए, ठीक है, 30 दिन के लिए एडवांस। अब उसकी लाइबिलिटी है कि वो 30 दिन तक इंटरप्टेड सर्विस आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 30 दिन तक, ये उसकी लाइबिलिटी है। तो एडवांस इनकम इज आल्सो नोन एज करंट लाइबिलिटी। 30 दिन के बाद उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर बोलेगा लाओ पैसे भाई। अगर प्रीपेड है तो, पोस्टपेड में क्या होता है, 30 दिन तक हम इंजॉय करते हैं, फिर 31वें दिन जो है हमारा बिल आ जाता है, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी 1 वर्ष से अधिक के बाद पेबल होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन है। लोन, अगर हम इस पूरी की पूरी प्रोसेस को देखें कि लॉन्ग टर्म लोन जनरेट कैसे होते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन अप्रूवल के लिए आप बैंक गए, लोन आपने एग्रीमेंट साइन किया, लॉन्ग टर्म लोन आपका रिकॉर्ड हो गया बैंक के पास, और रीपेमेंट इन फ्यूचर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो आपने देखा कि एक साल के बाद मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरीके से ये लॉन्ग टर्म लोन या नॉन करंट लायबिलिटी जनरेट होती है। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, 12 महीने के अंदर पेबल होती है, जैसे परचेज ऑन क्रेडिट। इससे हम जैसे ही जब उधार खरीदते हैं, जैसे हम उधार खरीदते हैं तो हम क्या क्रिएट करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रिएट होते हैं क्रेडिटर। जब कोई बंदा हम पर ट्रस्ट करके हमें उधार दे रहा होता है, जब कोई बंदा हम पर विश्वास करके हमको उधार दे रहा होता है, तो वो होता है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडर वर्ड से निकला है, और जिसका मतलब ही होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट। क्रेडिटर ने हम पे ट्रस्ट किया, हम पे ट्रस्ट करके उसने हमें पैसा उधार दिया अपना, तो वो मेरा कौन होगा, क्रेडिटर होगा। और डेवर निकला है टू ओड समवन। अगर आप किसी से उधार लेते हो तो आप क्या बनते हो, उसके डेटर बनते हो। तो मैं उसका डेटर हूं, अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया है तो उसने मुझ पर भरोसा किया है, वो मेरा क्रेडिटर है, और मैं उसका क्या हूं, डेटर हूं, ठीक है। तो हम आगे डेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नॉर्मली 2-3 महीने के लिए होते हैं, ठीक है, या 12 महीने के अंदर अंदर होते हैं। फिर हमारे पास फोन आएगा 2 महीने के बाद, भैया पेमेंट कर दो, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो नॉर्मली 12 महीने तक तो बात ही नहीं जाती, 2-3 महीने की बात रहती है। इसीलिए हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं वो नॉर्मली करंट लायबिलिटी का हिस्सा होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी लायबिलिटीज के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओडी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और एडवांस इनकम है। ये नॉर्मली आपकी करंट लायबिलिटीज होती है, ठीक है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्रेडिटर का एग्जाम्पल लिया था। अब हम बात करेंगे गुड्स की, इज अ फेवरेट गुड्स, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माल, ठीक है भाई, बच्चे गलत ना समझे, ठीक है। गुड्स मतलब माल, जो बिजनेस जिसमें डील करता है उसको हम नॉर्मली गुड्स बोलते हैं। बोले सर हमको क्या पता था, हम अब गुड्स बोला करेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिसको नॉर्मली बोलते हैं ना, आप दुकानदारों ने या बिजनेसमैन से सुना होगा कि नया माल आया, ठीक है। तो गुड्स क्या होता है, जिसमें नॉर्मली एक बिजनेस डील करता है, ठीक है, या एक रिटेलर डील करता है। लाला की दुकान में जो भी सामान भरा हुआ है वो नॉर्मली उसको गुड्स कहेंगे। अब गुड्स को 5-6 कैटेगरी में बांटा गया है, तो पहले हम वो सारी कैटेगरी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फिर एक बढ़िया एक कॉन्सेप्ट रेडी होगा कि गुड्स के भी कितने पार्ट हो सकते हैं। अभी तक आपने सिर्फ गुड्स सुना होगा, अब गुड्स को भी अकाउंट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दीज आर द थिंग्स। पहली चीज तो ये क्या है, कुछ ना कुछ टेंजिबल चीजें होंगी। सर्विस को भी हम कह सकते हैं गुड्स, आपने सुना होगा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विस अलग चीज होती है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ दिस इज अ सर्विस। लेकिन अगर मैं आपको सपोज करिए कोई चीज डिलीवर कर रहा हूँ टेंजिबल, ठीक है, या आपने स्टेशनरी की शॉप पर गए और वहां से बुक लेकर आए, तो वो बिजनेस स्टेशनरी की शॉप के लिए वो बुक क्या है, गुड्स है। और मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसी बुक से, वो क्या है, एक सर्विस है, ठीक है। तो जैसे रेस्टोरेंट में होता है वो हाइब्रिड होता है, उसमें गुड्स भी मिलता है और सर्विस भी मिलती है।
आप कुछ पैकेज्ड फूड ले रहे हो वहाँ से, तो वो गुड्स है, और वो आपको सामान डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, वेटर आ रहा है, आपका ऑर्डर लेके जा रहा है, आपको फूड डिलीवर कर रहे हैं, तो वो एक सर्विस भी है, तो वो हाइब्रिड कैटेगरी में आ जाती है। तो दीज आर द थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। गुड्स में भी रॉ मटेरियल हो सकता है, गुड्स के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए कच्चा कच्चा माल आपने सुना होगा, रॉ मटेरियल पक्का माल, और ऐसा सामान जो अर्ध निर्मित है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो गुड्स कई कैटेगरी में हो सकता है, एक तो रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। इन अकाउंटिंग गुड्स आर स्टेटेड एज परचेज व्हेन परचेज, जब खरीदा जाता है, एज सेल व्हेन सोल्ड आउट, परचेज रिटर्न व्हेन रिटर्न, एंड सेल्स रिटर्न व्हेन आर रिटर्न टू अस, एंड एज स्टॉक इफ रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इसी को मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। गुड्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, गुड्स को टोटल हम कह सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे 5 कैटेगरी तो आप नॉर्मली याद रखना। ठीक है, जब गुड्स को खरीदा जाता है तो उसको परचेज लिखा जाता है, ठीक है, अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 कैटेगरी आप समझना गुड्स की। जब खरीदा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो खरीदते टाइम उसको परचेज बोलेंगे, ठीक है। अगर खरीद के कुछ वापस कर दिया तो साथ में लिख देता हूं मैं, इसको परचेज रिटर्न। हमें समझ में नहीं आया, एज पर दी ऑर्डर नहीं आया गुड्स, इसको परचेज रिटर्न कहते हैं। अगर गुड्स हमने कस्टमर को बेचा, सोल्ड आउट किया, तो उसे सेल्स कहते हैं। अगर कस्टमर को समझ में नहीं आया, उन्हें हमें वापस कर दिया, तो इसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। इतना तो नॉर्मली हर बुक में दिया रहता है, लेकिन थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, अगर मैं परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करूं, तो इसको नॉर्मली नेट परचेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको नेट परचेज कहा जाता है। सपोज करिए आपने 100 यूनिट्स खरीदी, आपने कितनी यूनिट्स खरीदी? 100 यूनिट्स, और 20 यूनिट्स आपने जो है वापस कर दी किसी वजह से, तो आपकी नेट परचेज कितनी होगी? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इन दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 इज योर नेट परचेज। 80 यूनिट्स क्या होंगी? नेट परचेज होंगी बेटा आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सेल्स और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दूं, जैसे सपोज करिए मैंने 70 यूनिट्स बेची है। कितनी यूनिट्स बेची हैं? 70 यूनिट्स बेची हैं, और मेरे पास कस्टमर ने उठा के 10 यूनिट वापस कर दी किसी भी वजह से। कस्टमर फेंक के चला गया, बोले 10 यूनिट आपकी हमने जैसी मांगी थी वैसी नहीं है, डैमेज है। तो यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है नेट सेल्स। समझना मैं ये क्यों समझा रहा हूं, आगे और भी अच्छी चीजें आने वाली। अगर मैं इस नेट सेल्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 60 यूनिट्स इज माय नेट सेल्स। ठीक है, ये हमारी नेट सेल्स हुई। अब अगर मैं परचेज और सेल्स का डिफरेंस देखूं यूनिट वाइज, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो वो डिफरेंस कहलाएगा नॉर्मली स्टॉक, या फिर इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। 80 यूनिट खरीदी, 60 यूनिट बेच दी, तो कोई भी बोल देगा कि हमारे पास स्टॉक में, गोडाउन में, लाला की दुकान में, एलकेडी के पास कितना सामान पड़ा हुआ है? 20 यूनिट्स पड़ी हुई हैं। इस 20 यूनिट्स को हम कहेंगे स्टॉक। अब स्टॉक दो कैटेगरी में बांटा जाता है, बी केयरफुल, बहुत अच्छे से समझना, कॉन्सेप्चुअली समझना, क्योंकि आगे हम यहीं से वन बाय वन जब चीजों को लेके चलते हैं ना, तब समझ में आता है कि कितना क्लियरिटी के साथ। मैं आज भी बोलूंगा कि अकाउंट्स डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ, क्या है, 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं पढ़ने में, और वो कॉमर्स लेते हैं क्योंकि उन्हें से करियर दिखता है। बाकी 90% में से आधे ऐसे होते हैं जिन्होंने मजबूरी में कॉमर्स लिया होता है, और बाधे 50% ऐसे होते हैं जो बाय चांस कॉमर्स ले लेते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता कॉमर्स में क्या है, उन्हें आर्ट्स लेना नहीं होता है और मैथ्स मिल नहीं रहा होता है, इसलिए कॉमर्स ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ मजबूरी में, मजबूरी का भी कह सकते हैं ऐसा कि भैया घर वालों ने फोर्स किया या किसी ने किया, मन से नहीं था बस ले लिया। तो कई चीज़ें होती हैं। अगर तुम देखोगे अकाउंट्स में स्कोप बहुत है, करियर बहुत अच्छे अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट करियर ऑप्शंस में से कॉमर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स देता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैभव तनेजा, जिनकी सैलरी 100 करोड़ पर मंथ है। आपके कान खड़े हो जाएंगे, बट सुनने की आदत डालो, 100 CR पर मंथ। ठीक है, इतनी सैलरी है उस बंदे की। ठीक है, वो टेस्ला का CFO है। ठीक है, इंडिया से बिलोंग करता है, हाईएस्ट सैलरी है, हाईएस्ट पेइंग जॉब है, सत्या नडेला से भी ज़्यादा है, सुंदर पिचाई से भी ज़्यादा है। तो भाई ऐसा ही होता है, इसलिए समझो बात को, आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे आगे बहुत स्कोप है, आगे आपको बहुत आसान लगेगा अकाउंट। लेकिन अगर अकाउंट्स को अगर अच्छे से नहीं समझा और आपने बेसिक्स नहीं समझे, तो आपको उतना ही डिफिकल्ट लगने वाला है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको।
ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत सारा फाउंडेशन हमारा रेडी हो रहा है जिसका इफेक्ट हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। अभी तो ये लगेगा ये क्या थ्योरी थ्योरी चल रही है। ठीक है, तो 20 यूनिट्स स्टॉक होगा। अब स्टॉक की भी दो कैटेगरी है। अगर मैं 31 मार्च को खड़ा हुआ हूँ, 31 मार्च 2026, तो इसको नॉर्मली क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अगले दिन ये क्या बन जाता है, नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल की सुबह 31 मार्च की इवनिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक कहला रहा है वही अगले दिन ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। आगे जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तब आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। यानी स्टॉक क्या होता है, कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टॉक, तो स्टॉक इज द डिफरेंस ऑफ नेट परचेज एंड नेट सेल्स के बीच का डिफरेंस। दूसरी चीज, स्टॉक कितनी कैटेगरी में बटे होते हैं, तो स्टॉक को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग होता है। ठीक है, अगर वेराइटी की बात की जाए तो स्टॉक में भी रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, या अगर कोई ट्रेडर है जो खरीद के बेचता है तो उसको हम स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं, एसआईटी भी बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने गुड्स से रिलेटेड पढ़ी। ये सारी चीजें ये गुड्स का ही क्लासिफिकेशन है। गुड्स एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, नेट परचेज और नेट सेल्स, ये सारी चीजें आती हैं गाइस। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हाय एवरीवन, हाय। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं को वन बाय वन समझाया गया है। परचेस, जब आप गुड्स फॉरेन से चाहे इंपोर्ट करो या चाहे आप होलसेलर से खरीदो एज अ रिटेलर, या आप एज अ होलसेलर खरीदो किसी मैन्युफैक्चरर से, परचेज कब कहलाएगा, जब आप किसी गुड्स को खरीद रहे हो आगे बेचने के लिए, तो उसे अकाउंट्स में परचेज के नाम से हम दिखाएंगे। तो परचेज आर टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट ऑन एंड ऑन कैश फॉर यूज ऑफ सेल। In a trading concern, purchase are made of merchandise for the resale without processing. In a manufacturing concern, raw material are purchased. अगर आप देखो, आप दो चीजें हो सकते हो, मैं यहां पर आपको इस तरीके से बताता हूं कि आप एक तो हो सकते हो मैन्युफैक्चरर और आप एक हो सकते हो ट्रेडर। ठीक है, तो ट्रेडर्स नॉर्मली जो खरीदेगा, ट्रेडर्स क्या खरीदेगा, परचेज तो करेगा। परचेज किन चीजों को करेगा, डायरेक्ट फिनिश गुड्स को परचेज करेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर परचेज करेगा लेकिन परचेज क्या करेगा, वो नॉर्मली रॉ मटेरियल परचेज करेगा। रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो जैसे डी मार्ट है, इंडिया में डी मार्ट की बात करें तो डी मार्ट जो भी चीजें लेकर आता है 99% चीजें वो खरीद के ही लाता है अपने यहाँ। एक दो चीजें खुद के नाम से भी बनाने लगा है आजकल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे मैंने बात की कि मैन्युफैक्चरर तो रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, लेकिन ट्रेडर क्या होता है, डायरेक्ट गुड्स खरीदता है और बेचता है। तो इसीलिए ट्रेडर के लिए जो कुछ भी खरीदा वो परचेज है, मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल का परचेज, जैसे यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल्स आर द परचेज प्रोसेड फर्दर इनटू द फिनिश गुड्स एंड देन सोल्ड। परचेज में भी कैश परचेज हो सकती है और क्रेडिट परचेज हो सकती है। हम नगद में भी चीजों को खरीद सकते हैं, हम उधार में भी खरीद सकते हैं। आप ये देख रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, आप बड़े बड़े कंटेनर्स जो शिप पर लोड होकर आते हैं, आजकल देख रहे होंगे, आजकल ईरान वगैरह वाला हमारा जो वॉर चल रहा है, मतलब अमेरिका ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है, उसमें ये बड़ा महंगा हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। और दूसरी चीज क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बड़े बड़े जो शिप होते हैं उन पर इस टाइप के कंटेनर जो दिखने में काफी छोटे लग रहे हैं लेकिन बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जो हमारी लग्जरी कार्स होती हैं वो ऐसे कंटेनर्स में लोड होकर आती हैं। ठीक है, फॉरेन से। और कुछ कार तो हो सकता है फ्लाइट से भी आती होंगी। ठीक है, ज्यादा जब लग्जरी है तो। अब सेल्स की बात करें तो सेल क्या होता है, सपोज करिए बेचारी ये बंदी जो है ना, ये सेल्समैन है। ठीक है, सेल्स वुमन बोलेंगे, सेल्समैन बोलेंगे, वैसे बोलने को सेल्समैन ही बोलते हैं। ठीक है, ये मत समझना, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, मेल और फीमेल बंदा नहीं, उस पोजीशन का नाम है सेल्समैन जो सेल कर रहा है। ठीक है, तो अब जो गुड्स हमने खरीदा था, जो गुड्स हमने फॉरेन से मंगाया था, या जो गुड्स हमने खुद बनाया था, या जो गुड्स हमने मतलब लोकली खरीदा और लोकली अब हम बेच रहे हैं, तो उसको सेल्स कहते हैं।
सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू, ध्यान रखना, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल्स हो सकती है, क्रेडिट सेल्स हो सकती है, ठीक है। हम नगद में भी खरीद सकते हैं और नगद में भी बेच सकते हैं, ऐसे ही उधार में भी खरीद सकते हैं, उधार में भी बेच सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। तो सेल समझ में आ गया, यानी हमने जो गुड्स खरीदा था, ठीक है, लाला ने कोई गुड्स खरीदा और उठा के, ठीक है, समझना इधर से, इधर कोई मैन्युफैक्चरर था या फिर होलसेलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। होलसेलर था, होलसेलर ने लाला से गुड्स खरीदा और लाला ने ये गुड्स बाला को सेल कर दिया। लाला ने ये गुड्स बाला को सेल कर दिया। बाला कौन है? कस्टमर है, ठीक है। रुपीस कितना? 10,000 में। इधर से कितने में खरीदा था? 8,000 में खरीदा था। 8,000 में खरीद के 10,000 में बेच दिया, तो 8,000 इज द परचेज, 10,000 इज द सेल्स। और ये हमारा टोटल रेवेन्यू जो होगा नॉर्मली, उसको हम इसी को टर्नओवर भी बोलते हैं। आगे एक और चीज मैं यहीं पे बता देता हूँ, मे बी बाद में आए या ना आए, आएगी वैसे तो। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है, या टोटल सेल्स को टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है। टोटल सेल्स को ही टर्नओवर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई सेल्स। सेल्स रिटर्न क्या होता है? कस्टमर को गुड्स समझ में नहीं आया, उठा के बोला, कस्टमर लेकर गया। और आजकल फ्लिपकार्ट या अमेजोन और इन सब से हम सामान मंगाते हैं, तो जब हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं, कोई गुड्स ऑर्डर करते हैं, तो फ्लिपकार्ट उसको क्या बोलता होगा? सेल। और हम उसको क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। अब जैसे ही उसने सेल की हमको, अगर वो हमें सामान पसंद नहीं आता तो इजी रिटर्न होते हैं। कपड़ों वगैरह में तो 30 दिन का रिटर्न होता है। हम इधर से रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न, और फ्लिपकार्ट उसको अपने पास पे क्या रिकॉर्ड करेगा? सेल्स रिटर्न। तो गुड्स वंस सोल्ड, एक बार अगर सोल्ड आउट हो चुका है टू द कस्टमर्स, एंड व्हेन आर रिटर्न बैक बाय देम ड्यू टू द एनी रीजन, देन आपसे फ्लिपकार्ट रीजन पूछता है ना, व्हाट इज द रीजन। आप बहुत सारे रीजन डाल देते हो, कपड़ों में तो बहुत सारे रीजन होते हैं कि मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा लूज है, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा छोटा है, एज पर सैंपल नहीं है, एज पर पिक्चर नहीं है, कंफर्ट नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो रीजन, किसी भी रीजन से आप वापस कर सकते हो। गुड्स आर कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। हाँ, ये नाम थोड़ा सा याद रखना, सेल्स रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। ओनली इनवर्ड्स की जब बात होती है तो परचेज को ओनली इनवर्ड्स भी कहा जाता है, ये चीजें भी मैं आपको बता दूं। सेल्स को ओनली आउटवर्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्स को आउटवर्ड्स कहा जाता है और परचेज को इनवर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न, अगर आपने पहले आउट किया है, सेल्स को क्या कहते हैं? आउटवर्ड्स। अगर वो वापस आएगी तो क्या बन जाएगी? रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही परचेज रिटर्न के बारे में हो जाएगा। परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं? हमने वापस किया होगा तो इसको रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। गुड्स वंस परचेज्ड बाय द बिजनेस, इफ द रिटर्न बैक ड्यू टू द एनी रीजन, देन सच गुड्स आर कॉल्ड एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। स्टॉक इन्वेंट्री में बता ही चुका हूं, जो गुड्स हमारे पास नेट परचेज और नेट सेल्स का डिफरेंस रहता है। हमने 100 यूनिट खरीदी थी, 20 यूनिट वापस कर दी, तो नेट परचेज कितनी हुई थी? 80 यूनिट। हमने 70 यूनिट सेल की थी, 10 यूनिट हमारे पास वापस हो गई, तो नेट सेल्स कितनी हुई थी? 60 यूनिट। 80 यूनिट और 60 यूनिट का डिफरेंस 20 यूनिट क्या बचा था हमारा? स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं इसको। गुड्स वंस परचेज बाय द बिजनेस, इफ आर रिटर्न बैक ड्यू टू द एनी रीजन, देन सच गुड्स आर कॉल्ड परचेज रिटर्न। ओ सॉरी, ये मीनिंग ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो चेंज करना भूल गए थे। तो नॉर्मली स्टॉक क्या होता है? नॉर्मली स्टॉक क्या होता है? जो नेट परचेज किया आपने, जो गुड्स परचेज करने के बाद पर्टिकुलर डेट को हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्री में पड़ा रह गया, नेट परचेज और नेट सेल्स का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इज इक्वल्स टू स्टॉक कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये हमारे पास अनसोल्ड होता है, ठीक है। अनसोल्ड आइटम हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट को, यानी देखा जाए तो स्टॉक डेली होता है हमारे पास। रात को 11 बजे लाला जी की दुकान बंद होती है, लाला जी की दुकान में जो भी सामान बचा होता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट। डिस्काउंट इज वेरी कॉमन, आप सभी ने सुना होगा। डिस्काउंट को रीबेट भी कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स में डिस्काउंट को दो कैटेगरी में बांटा गया। डिस्काउंट इज द रीबेट जो नॉर्मली एक सेलर बायर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डिस्काउंट कंसेशन और रीबेट अलाउड बाय द बिजनेसमैन टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट इज टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट को आज तक आपने एक ही तरीके से देखा होगा, बट अब दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक तो ट्रेड होता है और कैश होता है, ठीक है। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, समझना ध्यान से। एक
डेली हमारा एक रूटीन है कि हम अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ कम कीमत में सामान बेचते हैं। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि कभी भी एक होलसेलर, ठीक है, सामान होलसेलर, चलो थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं और थोड़ा बेसिक से आ जाओ, और बहुत ही बेसिक से, एक मैन्युफैक्चरर होता है, फिर इसके नीचे होलसेलर होता है, फिर इस होलसेलर के नीचे रिटेलर होता है, और रिटेलर के नीचे कंज्यूमर होता है। तो क्योंकि हम अकाउंटिंग एंटिटी की बात कर रहे हैं तो पहले इन तीनों के थ्रू समझते हैं। मैन्युफैक्चरर एमआरपी किसी प्रोडक्ट पे कौन डालता है? किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी कौन डालेगा? अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो आपका आंसर होगा कि एमआरपी मैन्युफैक्चरर डालेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस करता है तो वहीं पर एमआरपी कॉन्सेप्ट जो होता है वो यूज किया जाता है और एमआरपी वहीं प्रिंट हो जाती है। अब एमआरपी प्रिंट होने के बाद नॉर्मली, ठीक है, ये मत बोलना कि सर हमने तो ऐसे भी देखे कि रिटेलर ही एमआरपी प्रिंट कर रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। एक 100 kg का आप एक चीनी ले आए और उसके छोटे छोटे पैकेट करके एक रिटेलर भी ये काम करता है, लेकिन नॉर्मली मनी फिर इन दैट केस रिटेलर इज नॉट द रिटेलर ओनली, वो मैन्युफैक्चरर भी बन जाता है। लेकिन मैं एक ऐसे गुड्स की बात कर रहा हूं जो रिटेलर बेच रहा है लेकिन बना मैन्युफैक्चरर है, तो एमआरपी मैन्युफैक्चरर डालता है किसी चीज पे 100 रुपए की। तो तुम ये बताओ 100 रुपए की चीज क्या होलसेलर को 100 में मिलती होगी और रिटेलर भी 100 में ही बेचता होगा? फिर तो ऐसा क्या, ऐसा करने के लिए तो फिर जरूरत ही क्या है होलसेलर और रिटेलर की? आप खुद सोचो, अगर किसी चीज का एमआरपी 100 है तो मैन्युफैक्चरर ने डेफिनेटली ये चीज इसको 70 रुपए में दी होगी, 70 रुपए से रिटेलर ने इसको हो सकता है इसको 80 रुपीज में दी होगी, और 80 रुपीज से कंज्यूमर ने इसको नॉर्मली या तो 100 में या 90 रुपए में इसको बेच दिया होगा। यानी सब थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इसके लिए आप दो चीजें समझना। हमारा एक होलसेलर है, अब लाला की दुकान जो है वो होलसेलर है, लाला इज दी होलसेलर, लाला होलसेलर है, लाला के पास दो कस्टमर है, एक तो है बाला और एक है काला, ठीक है, काला इज दी सरनेम, मेरा एक स्टूडेंट भी रह चुका है काला। ये नॉर्मली श्रीवास्तव और जो बनिया कैटेगरी के लोग होते हैं, लाला कैटेगरी के लोग होते हैं, लाला बाला एंड काला, ठीक है, देर आर 3 पर्सन हियर, ठीक है। तो लाला है होलसेलर, लाला ने क्या किया, लाला अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले इसलिए एमआरपी पे क्या लागू करेगा, एक ऐसा डिस्काउंट जो सबको कॉमनली देता है। लाला 100 रुपए का आइटम वाला कोई प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन इसमें से 20 रुपए क्या बोलता है कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं। यानी 80 रुपए में बाला को भी ये प्रोडक्ट मिल जाता है और 80 रुपए में काला को भी ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि एमआरपी से कुछ तो कम करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों ही रिटेलर हैं, बाला एंड काला इज द रिटेलर, आगे भी ये गुड्स को बेचेंगे, तो ये ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा सेल करने के लिए दिया जाता है। एमआरपी पे ज्यादा डिस्काउंट, यानी ये एक हमारा एक रूटीन है कि हम सबको, चाहे कोई नगद खरीदे या उधार खरीदे, हम सबको 100 - 20 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट देकर 80 रुपए में ये सामान बेचते हैं। और ये 80 रुपए क्या कहलाता है, इनवॉइस प्राइस कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, इनवॉइस प्राइस कहती है। यानी कि एमआरपी माइनस, समझना, एमआरपी को डिस्प्ले प्राइस भी बोलते हैं कई बार, माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या बचता है, इनवॉइस प्राइस। अब क्या होता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो एक होलसेलर अपने सभी रिटेलर्स को देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ताकि उस गुड्स को आगे फर्दर रिटेलर अपने गुड्स को कंज्यूमर तक बेच पाए। एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया, एमआरपी तो मैन्युफैक्चरर ने डाल के दी, लाला को वो चीज 80 रुपए में पड़ी होगी या जितने में भी पड़ी होगी, लाला ने उस चीज को अपने ग्राहकों को कितने में दिया, 80 में दिया, 20 रुपए कम करके, तो ये 20 रुपए क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। अब इनमें से एक बंदा और शाना था, काला, ये लाला लाला का रिश्तेदार है, बोलता है यार एक काम बताओ, ये दोनों को तुम उधार बेच रहे हो, मुझको भी उधार दिया, लाला को भी उधार दिया, बाला को भी उधार दिया और काला को भी उधार दिया, अगर मैं तुमको आज ही पेमेंट करूं तो क्या कुछ और कम होगा? 100 में से 20 रुपए कम क्यों हुए? क्योंकि वो तो आप देते ही हो सबको, कोई नगद खरीदे या उधार। अब ये मुझे बताओ, मैं तुम्हें नगद अगर पैसा दूं तो कुछ और कम होगा? तो लाला भी बिजनेस माइंडेड है, बोले हाँ यार ये उधार लेके जा रहा है, क्या पता पैसा देगा नहीं देगा, बोले 2 रुपए और कम कर दूंगा। अगर कोई बंदा क्या पेमेंट करेगा मुझे, नगद पेमेंट करता है, कैश में पेमेंट करता है, तो मैं 2 रुपए और कम कर दूंगा, तो ये गुड्स इसको कितने का पड़ेगा, 78 रुपए का पड़ेगा। और ये 2 रुपए कहलाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब या तो हमको फास्ट रिकवरी करनी हो या कोई बंदा इंस्टेंट पेमेंट कर रहा हो। आप कई बार स्कूल्स में जाओगे, ट्यूशन क्लासेस में जाओगे या आप कहीं पे भी जाओगे तो आपने देखा होगा, अगर आप लमसम पेमेंट करते हो तो आपको और फर्दर डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसा डिस्काउंट जो नॉर्मली रूटीन डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ फास्ट रिकवरी के लिए या फिर कोई बंदा जल्दी पेमेंट कर रहा है तो उसके प्रमोट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यही वो अकाउंट है
यही वो डिस्काउंट है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और ये दो टाइप का होता है, आपको ये डिस्काउंट मिल भी सकता है और आपको ये डिस्काउंट देना भी पड़ सकता है। डिस्काउंट अलाउड जब आप सेल करोगे और डिस्काउंट रिसीव जब आप कोई चीज खरीदोगे। ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है और ये डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, याद रखना। हमारा ये डेली का रूटीन ही है कि हम 100 का सामान कितने में देते हैं अपने रिटेलर्स को, 100 माइनस 20 में देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ रेगुलर डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है, चाहे कोई नगद खरीद रहा है या उधार खरीद रहा है। लेकिन ये वो डिस्काउंट है जो फास्ट रिकवरी के लिए या जल्दी पेमेंट करने के लिए दिया जाता है, तो इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। या पैसा जब हमारा फंस जाता है तो हम प्रमोट करने के लिए देते हैं कि भाई 80 की जगह 78 रुपए दे दो, 2 रुपए का डिस्काउंट और ले लो, बट जल्दी पेमेंट कर दो। तो ये डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा लॉस है और ये डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन है। आगे चल के मैं बता दूंगा कि गेन को क्रेडिट करना है और लॉस को डेबिट करना है। ठीक है, ये आगे जब हम जनरल एंट्री करेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, होप सो कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्रेड की बातें चल रही है। ये दो बिजनेसमैन आपस में जब डील कर रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट। बहन जी आइए आइए आइए। ठीक है, और ये नगद पैसा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कैश डिस्काउंट आपको देखते हुए दिखेगा। कैश डिस्काउंट यानी कि जब कैश में कोई चीज खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो हम प्रमोट करने के लिए, नगद पेमेंट करने के लिए हम कैश डिस्काउंट दिया करते हैं। ठीक है, खैर इमेज पे ज्यादा आप ना जाएं। अब यहाँ पर दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस पढ़ेंगे तो और भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शंस ग्रांटेड बाय अ सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड एमआरपी, इसी को एमआरपी बोलते हैं, of goods supplied. जबकि a cash discount is directed allowed by the supplier of goods or by the provider of the service to the buyer from the invoice price. इनवॉइस के फंडा मैंने बताया था कि एमआरपी में से अगर टीडी माइनस कर दिया जाए तो इक्वल्स टू क्या बचता है? इनवॉइस प्राइस बचती है। अब इनवॉइस मतलब जैसे 100 में से 20 रुपए गया था तो इनवॉइस कितनी बची थी? 80 रुपए बची थी। अगर आपको फिर देखना हो तो फिर देख सकते हैं आप, ये देखिए 100 माइनस 20, 80 इसको भी 80 इसको भी, तो 80 इज द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर दिया जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? कैटलॉग प्राइस, डिस्प्ले प्राइस या फिर एमआरपी पे दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पे। पर्पस क्या होता है? इट्स प्रोवाइडेड ड्यू टू दी बिजनेस कंसिडरेशन सच एज ट्रेड प्रैक्टिस, लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर्स एक्सेट्रा। जो जितना ज्यादा खरीदता है या हम उसको नॉर्मली वो डिस्काउंट हम देते ही हैं। जबकि इट्स प्रोवाइडेड इज एन इंसेंटिव और मोटिवेशन इन रिटर्न फॉर पेइंग अ बिल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। या तो जल्दी पेमेंट करोगे या स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप पेमेंट करोगे तो प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। रिकॉर्डेड इन बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड या शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑल अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द परचेज और सेल्स बुक्स आर डन ऑन द नेट अमाउंट ओनली। यानी कि जो इनवॉइस वाला अमाउंट होगा ना, इनवॉइस वाले अमाउंट पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, शोन एज एन एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंसेस में कौन सा? याद रखना, डेबिट या डिस्काउंट अलाउड। कौन सा वाला? डिस्काउंट अलाउड वाला। डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, ठीक है, वो क्रेडिट किया जाएगा। कैश क्रेडिट ट्रांजिशन, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन बोथ। कौन से? दोनों ट्रांजिशन। मैंने कहा था नगद बेचो या उधार, सभी को मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट। जबकि कैश डिस्काउंट इज ओनली अलाउड ऑन कैश पेमेंट। बेसिस की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज, जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। जबकि कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, जितना जल्दी पेमेंट करोगे उतना ज्यादा कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, आपके थियरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाउचर। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम आगे पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे वैसे बाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर, बट अभी क्योंकि हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहां पर हम देखेंगे बाउचर क्या होता है। कि बाउचर, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना है तो सबूत चाहिए, आधार चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, तथ्य चाहिए हमको, और इन तथ्यों को हम प्रिपेयर करते हैं बाउचर के थ्रू। ठीक है, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी चीज डेबिट होगी या कौन सी चीज क्रेडिट होगी, ये बाउचर के बेसिस पे होता है। बाउचर बनाए जाते हैं इंटरनली, ठीक है, और कुछ होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि हमें बाहर से मिलते हैं। तो द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबूत, तथ्य जिसकी हमने बात की थी, इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, सपोर्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चे ये लो 50 रुपए, जाके कुछ नाश्ता ले आओ। तो अब तुम नाश्ते की दुकान पर गए और सपोज करो नाश्ता 40 रुपए का मिला। अब मैंने कहा कि बेटा कितने का हुआ नाश्ता? सर 50 का हुआ, या तुमने 40 ही बोला। मैंने कहा मैं कैसे मानूं 40 का हुआ? तुमने 10 रुपए लौटा भी दिए। मैंने कहा मैं कैसे मानूं 40 का हुआ? बोले हाँ सर, वो मेरे को बिल लेना चाहिए था। मैंने कहा जाओ लेकर आओ बिल।
तो आप वहां गए और वहां से बिल ले आए, उस बिल को अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट जो भी करना है वो वाउचर के बेसिस पे होता है। तो जिन बेसिस पर वाउचर बनाए जाते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, वो बिल कहलाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट, और वाउचर जिसके बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग किसके बेसिस पे होती है, वाउचर के बेसिस पे होती है। तो वाउचर एक एविडेंस होता है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, ये सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। इफ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट एंड सो ऑन। तो इन बेसिस पर, ये आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, इन सारी चीजों के बेसिस पे हम वाउचर बनाते हैं, और वाउचर बनाने के बाद आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी ट्रांजेक्शन को, जैसे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हो और इनकम को आप जो क्रेडिट करते हो, वो वाउचर के बेसिस पे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। तो पूरा हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। वाउचर एक सोर्स सपोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कह सकते हो या फिर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एविडेंस कह सकते हो, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती है, इसकी बता पाते हो कि आप ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, एंट्री करने में मदद होता है। अब ट्रेड रिसीबल्स में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है हमारे पास डेटर प्लस बिल्स रिसीबल, ठीक है, दोनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटर्स की। ट्रेड रिसीबल्स, क्योंकि आजकल कुछ बुक्स में ओनली आप डेटर और क्रेडिटर भी पढ़ोगे, पुरानी बुक्स होंगी वो, अगर आप 12th के सिलेबस को फॉलो करोगे तो वहां पर अब स्पेशली डेटर वर्ड अकेला यूज नहीं होता, ट्रेड रिसीबल्स वर्ड यूज होता है। ट्रेड रिसीबल्स के अंदर दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीबल। तो डेटर आर द पर्सन, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मैम इतनी हताश क्यों है, क्योंकि बंदा पैसा मांगने पहुंच गया, इसको पैसा लेना होगा किससे, इससे। सपोज करो ये बैंक वाला है, ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और ये हमारी मिसेज एक्स है, ठीक है, मिसेज एक्स है, इन्होंने लोन ले रखा है एसबीआई से। तो एसबीआई के लिए मिसेज एक्स क्या है, डेटर कहलाएंगे, जिससे हमें फ्यूचर में पैसा चाहिए होता है, जिसको हमने अपना पैसा या सर्विस या गुड्स उधार दिए होते हैं, ये सोच के कि भविष्य में लौटाएगा, तो वो बंदा कौन कहलाता है, डेटर। ध्यान से सुनना, डेटर वर्ड ड्राइव हुआ था डेबर से, ठीक है, डेबर वर्ड डेटा से बना, ठीक है, और डेटर से डेबिट बना। फिर ये डेबर जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी पर भरोसा करना। एसबीआई ने किस पे भरोसा किया है, एसबीआई ने किस पे भरोसा किया, मिसेज एक्स पे भरोसा किया है। जिस बंदे पे भरोसा करते हैं वो बंदा हमारा डेटर होता है, कि मेरा पैसा लौटा देगा। मैंने तुझे समझा भगवान और तू निकला नीच आदमी, ठीक है नीच औरत। तो एसबीआई वालों ने इसको समझा था भगवान, कि हमारा कस्टमर भगवान होता है, लेकिन ये निकली क्या, पैसा नहीं लौटा रही है। तो हमारा ये डेटर, अभी आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, ये डेटर कौन से होंगे, जैसे गुड डेट और बैड डेट हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज द पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट, किसी इंटरप्राइज का अमाउंट ओ करते हो आप, ओड करते हो यानी लोन या बोरो करते हो, अमाउंट फॉर बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स एंड सर्विसेज उधार में खरीदी होती है, द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्संस एंड और एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्ड्री डेटर ऑन द एसेट साइड, ठीक है, इसको हम कहेंगे सन्ड्री डेटर। हमारे पास बहुत सारे ऐसे, मिसेज एक्स हो सकती है, मिसेज बाय हो सकती है, मिस्टर एक्स और मिस्टर बाय हो सकते हैं, ठीक है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन सन्ड्री डेटर्स कहा जाता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, अभी तक हमने क्या हुआ, इसको खैर एसबीआई ने ऐसे ही पैसा दे दिया था उठा के, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था, ठीक है, वैसे बैंक ऐसा देता नहीं है, लेकिन इसने पैसा मांगा, इसने दे दिया। अभी मैं एसबीआई की जगह मैं इनको कुछ और बना देता हूँ, ठीक है, ये बेचारा होलसेलर है, ठीक है, ये होलसेलर है और ये रिटेलर है, ठीक है, इसने इसको कुछ सामान दे दिया, आज पैसा मांगने आया, तो डेटर है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिटेलर्स हैं, सबके रिटेलर्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स कहा जाएगा। अभी तो हमने, इसने सामान मांगा था, इसने उठा के होलसेलर ने दे दिया। अब बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल में प्रॉमिस ली जाती है, बिल्स रिसीवेबल में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, आप हमारे पास गुड्स मांगने आए कि मुझे सामान दे दो उधार, हमने कहा देखो भाई हम ऐसे नहीं देते, हम बहुत, हमारा पुराना तजुर्बा है, हम उधार सामान दे देते हैं, सामने वाला पैसा लौटाने ही नहीं आता, ठीक है, सामने वाला पैसा लौटाने ही नहीं आता। हम्म, ठीक है, जो भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं वो शेयर करते चले, सो दैट, ठीक है।
क्लास ओवर नहीं हुई है बेटा अभी, ठीक है, अभी बची हुई है। ओके, तो भाई हम लोगों ने सामान को खरीदने से मना कर दिया, ठीक है। हमने क्या कहा कि हम तुमको सामान, अगर तुमको हमसे सामान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा राइटिंग में कि मैं पैसा फ्यूचर में लौटा दूंगा या लौटा दूंगी। तो इस केस में क्या होता है, नॉर्मली इस पूरे के पूरे इस बिल को कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल। ये डेटर का ही पार्ट है, यानी डेटर नॉर्मली अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल सिक्योर्ड होते हैं। नोटराइज फॉर्म पे आपसे राइटिंग में ले लिया, प्रॉमिस करवा लिया कि फ्यूचर में 2 महीने के बाद मुझे पैसा लौटा देना, नहीं लौटाओगे तो जो भी एक्शन होगा। तो receivables, that are the total amount which is to be received as called receivables. The customers from the money are to be received for goods sold on credit are debtors. If bills is accepted, bills अगर accept कर लिया आपने by the customer which they have to pay, then it is called bills receivable, ठीक है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया राइटिंग में कि हाँ मैं 2 महीने बाद पैसा लौटाऊंगा, साइन भी कर रहे हो आप इस पे, एक्सेप्टेड लिख रहे हो। पहले ये अकाउंट्स में हुआ करता था, ये पूरा का पूरा चैप्टर जब 30% सिलेबस डिलीट हुआ 2021 में, तब से ऐसा डिलीट किया है कि दोबारा ऐड ही नहीं हुआ, ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि कुछ कुछ चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना शुरू करना चाहिए, हर साल 5-5% करके भी जोड़ोगे तो 6 साल में फिर बराबर हो जाएगा। मतलब आप कोविड के पहले जो स्टूडेंट जितना सिलेबस पढ़ते थे उससे 30% सिलेबस कम पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे अकाउंट पे, यही सोच के सीबीएसई और अलग स्टेट बोर्ड भी सिलेबस नहीं बढ़ा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, तो अभी इतने में ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे जो भी करेंगे। इन दिस वे द टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल इज कलेक्टिवली कॉल्ड रिसीवेबल्स, या इसी को ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स में क्या डिफरेंस है कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स दोनों आते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, डेटर जैसी होते हैं बट सिक्योर्ड होते हैं, आप राइटिंग में प्रॉमिस एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में जैसे लिखा है, कस्टमर बाय द गुड्स, कस्टमर ने गुड्स बाय किया, फिर क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो गई, रिसीवेबल्स पेंडिंग है, ठीक है, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करवा लिया, आपसे साइन करवा लिया, ठीक है, फॉलो अप रिमाइंडर 2 महीने बाद कॉल किया और पेमेंट रिसीव हो गई। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स, या यही सेम का सेम फंडा डेटर्स पे भी लागू होता है, सेम का सेम फंडा डेटर्स पे भी लागू होता है, और प्लस बिल्स रिसीवेबल इज द कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो इस तरीके से जब हम गुड्स को उधार बेचते हैं तो क्या जनरेट होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करने को ही हम कहीं कह सकते हैं रिसीवेबल्स पेंडिंग, यानी ट्रेड रिसीवेबल जनरेट होना, डेटर जनरेट होना, फिर कुछ पेंडिंग यानी 1-2 महीने के लिए पेंडिंग रहेगा, फिर हमने कॉल किया कि भैया टाइम हो गया, पेमेंट कब लाओगे, अगले दिन सामने वाला पैसा लेकर आ गया। तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल से पैसा की रिकवरी। अब आती ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल जस्ट अपोजिट, बिल्स रिसीवेबल का जस्ट अपोजिट। अगर एक बंदे ने एक्सेप्टेंस दी है तो वो बंदे के लिए वो लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए हमने सामान खरीदा, सामान जैसे जब आप सामान खरीदते हो तो परचेज करते हो, अब परचेज आप दो तरीके से कर सकते हो, कैश और क्रेडिट। अगर आप परचेज क्रेडिट पर खरीदते हो तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आप क्या क्रिएट करते हो, अपने क्रेडिटर्स। जब कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करके अपना सामान आपको उधार दे रहा है या गुड्स उधार पे दे रहा है, ट्रस्ट से निकला है क्रेडिटर, क्रेडर से निकला है, क्रेडिट वर्ड कहां से ड्राइव हुआ, क्रेडिट ड्राइव हुआ क्रेडर से, क्रेडर का मतलब होता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट। तो जिस बंदे पे हमने ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उस भरोसे जिस बंदे पे मैंने भरोसा किया है कि ये बंदा मेरा पैसा लौटा देगा, ठीक है, मैंने भरोसा करके उसको पैसा, ये सामान उधार दे दिया, तो वो बंदा मेरा मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। यानी कोई अगर आपसे पूछे, कोई आपसे दो बेसिक चीज पूछे कि एक तरफ सेलर है, ठीक है, एक तरफ क्या है, सेलर है और एक तरफ बायर है, तो मुझे बताओ इसमें से डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है, तो आप क्या बोलोगे। इसमें से मैंने आपसे पूछा कि मुझे सिखाओ या मुझे बताओ कि डेटर और क्रेडिटर कौन होगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन कहां से हुआ है, क्रेडिट पर हुआ है, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ है, क्रेडिट पर हुआ, उधार पे हुआ है। तो याद रखना बायर कहलाता है डेटर, बायर कहलाता है डेटर और सेलर कहलाता है क्रेडिटर। क्या कहलाता है,
क्रेडिटर। जिस बंदों ने, देखो इसमें अगर इस भरोसा टूटा तो नुकसान किसका होगा, सेलर का या बायर का? तो तुम खुद बोलोगे सेलर का नुकसान होगा। तो सेलर ने भरोसा ही तो किया है, ट्रस्ट किया है बायर पे कि मेरा पैसा लौटा देगा। तो जो बंदा ट्रस्ट करता है दूसरों पर वो कहलाता है क्रेडिटर। और जो पैसा उधार लेता है, ओल्ड समवन, जिससे डेबर से निकला डेटर या डेबिट, तो ये डेबर जो होगा, डेटर, वो जिसने किसी का पैसा उधार या बोरो किया है कुछ पैसा, उसको बोलते हैं डेटर। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर आता है। क्रेडिटर मतलब वो बंदा जिसने अपना सर्विस, जिसने अपना सामान किसी को उधार बेचा है, तो वो खुद डेटर होगा। क्रेडिटर आर द पर्सन्स एंड अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द फेवर ऑफ सच पर्सन एंड एंटिटीज on the closing date is shown in the balance sheet as the sundry creditor on the liability side। ठीक है, अगर सपोज करिए मैंने अब थोड़ी देर के लिए मैं एक कस्टमर हूं या मैं रिटेलर हूं और मैं होलसेलर से पूरा सामान उधार खरीदता चला आ रहा हूं, तो होलसेलर कौन होगा मेरे लिए? होलसेलर कौन होगा मेरे लिए? मैं खरीद रहा हूं, आई एम द बायर, तो मैं डेटर हूं किसका? होलसेलर का। होलसेलर कौन है? मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, अब अगर मैं होलसेलर से सामान खरीदता चला रहा हूं, खरीदता चला आ रहा हूं, और वो मेरे से हर बार एक प्रॉमिस राइटिंग में ले लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। तो द टोटल अमाउंट विच इज टू बी पेड बाय द बेनिस इज कॉल्ड पेबल्स। नॉर्मली टोटल होता है पेबल। एंड द पर्सन विच हुम गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। दिस बिल ड्रॉन बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेड बाय द बेनिस इज कॉल्ड बिल्स पेबल। अगर वो सामने वाला हर बार जब मैं सामान खरीदने जाता हूं, होलसेलर मेरे से क्या करता है? होलसेलर बोलता है इस पे लिख कर दो कि तुम 2 महीने बाद हमारा पैसा लौटा दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये क्या बनते चले जा रहे हैं? ये नोट कहलाते हैं बिल्स पेबल, या प्रॉमिसरी नोट भी कहलाते हैं नॉर्मली, बट सिलेबस से डिलीटेड है ये पोर्शन, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो बिल्स पेबल कौन सी चीजें हो गई? अगर राइटिंग में आप प्रॉमिस या राइटिंग में एक्सेप्ट करके दे रहे हो कि हम आपको भविष्य में पैसा लौटा देंगे, तो इसको हम बिल्स पेबल कहा करते हैं। ठीक है, द टोटल ड्यू अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेबल। इनको पेबल भी कहा जाता है। अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू? ठीक है, रेवेन्यू मतलब नॉर्मली सेल होती है। दीज आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेस आर, जैसे देखो नॉर्मली अगर एक लाला की दुकान में लाला जो भी सेल करेगा वो उसका रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं किसी टाइप का अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जो सर्विस से टोटल फीस होगी वो रेवेन्यू कहलाएगी। अगर कोई ब्रोकर है तो उसकी जो टोटल कमीशन होगा। ठीक है, अगर कोई लैंडलॉर्ड है तो उसके लिए, या कोई होटल बिजनेस है तो वहाँ रेंट की जो इनकम होगी वो रेवेन्यू हो सकता है, तो वगैरह वगैरह। तो कमीशन हो सकता है, बैंक के लिए इंटरेस्ट हो सकता है, किसी इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड हो सकता है, किसी ऑथर के लिए रॉयल्टीज हो सकती हैं, रेंट रिसीव एक्सेट्रा। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम, जिसके लिए हम अपना बिजनेस करते हैं, वहां से जो पैसा हमको मिल रहा है उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। जस्ट तो रेवेन्यू मतलब टोटल क्या हो सकता है? रेवेन्यू मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उससे जो पैसा आता है, जो रिसीव होती है हमारे पास, जो रिसिट्स होती हैं हमारे, रिसिट ड्यू फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विस या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस और सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होता है? अगर हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, लाला की दुकान का रेंट हो सकता है, बिजली का किराया या बिजली बिल हो सकता है। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? हमारी सेल्स की एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। तो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, जो हम रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो लागतें लगाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। Generally, expenses are measured by the cost of assets consumed or services used during an accounting period. ठीक है, the usual items of the expenses are depreciation हो सकता है, फिक्स एसेट्स को यूज करने का, जो फिक्स एसेट्स यूज करने से जो जितना पोर्शन फिक्स एसेट्स का यूज हो जाता है, या आपने एक नई मशीन खरीदी, नई मशीन खरीदने के बाद जब बिजनेस में आप यूज करते हो तो उसकी जो वैल्यू यूटिलाइज हो रही है बिजनेस में, उसको हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड रेंट, वेजेस, salaries, interest, cost of heater, light, water, telephone etc. is also called, क्या कहलाएंगे ये सब चीजें? ये सब चीजें मिक्स होकर कहलाएंगी एक्सपेंसेस। यानी रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चे करने जरूरी होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में मतलब डिफरेंस समझिएगा।
एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किए जाते हैं, एसेट्स खरीदने के लिए। जैसे खर्चा तो हम इंक खरीदते हैं उसमें भी होता है, खर्चा तो हम फर्नीचर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं उसमें भी होता है, लेकिन कार खरीदना इट्स लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को नॉर्मली एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और अब कार खरीदने के बाद उसमें रोज रोज पेट्रोल डलाना या हफ्ते में या महीने में एक बार पेट्रोल डलाना, ये होता है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विसेज और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर। If the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as an expenses, also known as revenue expenditure. अगर कोई ऐसा खर्चा किया है आपने जिसका पूरा पूरा बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा, एक साल के अंदर अंदर ही मिलेगा उसका बेनिफिट, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे फर्नीचर खरीदा तो क्या एक साल में खत्म हो जाएगा? कार खरीदी क्या एक साल में खत्म हो जाएगी? नहीं। लेकिन अगर आपने कार में पेट्रोल डला लिया तो नॉर्मली ये मान के चलो कि एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। तो अदर हैंड, द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर द at least for the more than 1 year, at least for the more than 1 year, it is treated as asset and also called capital expenditure and such as purchase of machinery, furniture, etc. यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो भी खर्चा करोगे, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया एक्सपेंडिचर दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर दो टाइप के हो सकते हैं। अगर विद इन ईयर के लिए कर रहे हो आप, विद इन ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, विद इन ईयर के लिए कर रहे हो तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और अगर मोर देन 1 ईयर के लिए कर रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कहानी है इसके अंदर। एक्सपेंसेस नॉर्मली सैलरी वगैरह ये सब हो जाते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा ना कि मैंने पेट्रोल डलाया या इंक खरीदी, तो इंक खरीदना भी एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन वो एक साल के अंदर का है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, एक साल से ज्यादा के लिए किया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर बच्चों का नॉलेज टेस्ट कर लिया जाता है कि बताओ भैया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ऐसा कोई भी खर्चा, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर, आज की क्लास भी हमारे इसी एक्सपेंडिचर के साथ हम ओवर करेंगे, ठीक है, मतलब एक लिमिट होती है क्लास की, पूरा चैप्टर लगभग लगभग 2.5 से 3 घंटे का है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही दिन में करें, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हम आगे देखेंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो बाय नेचर रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में कर दिया गया है, तो उसका जो बेनिफिट है वो एक साल से ज्यादा तक रिसीव होगा, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली चलता रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करती रहती हैं, लेकिन जब कोई बिजनेस नया नया आता है, न्यूली सेटअप होता है, जब बिजनेस एकदम न्यू होता है, उस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कुछ बड़ी मात्रा में होता है। उस टाइम के एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कंपनी को ओवर द ईयर या आने वाले फ्यूचर टाइम में धीरे धीरे तक मिलता रहता है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो बाय नेचर रेवेन्यू है, बार बार करना होता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कर दिया गया है कि उसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा तक मिलता रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस which are in revenue nature but incurred in the lump sum and the benefits are received by the business in future for a long period. These expenses are written off or the transferred to the profit and loss account over several years. The amount not written off appears in the balance sheet on this asset side, and such expenses are called as deferred revenue expenditure because they are written off in the deferred manner. एडवर्टाइजमेंट का ही समझते हैं, हर साल हमको हमारा जो बजट है कि हम एवरी ईयर कितना खर्चा करेंगे, एवरी ईयर 1 लाख ओनली, लेकिन जब न्यूली बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमने स्टार्ट कर दिया और 5 लाख का खर्चा कर दिया। अब लेकिन हमको ये पता है कि 5 लाख के खर्चे का बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करो तो हर साल का 1 लाख ही आएगा। चलो ठीक है, अब क्या होगा, 1 लाख रुपए को आप कहोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो 4 लाख रुपए जो एडवांस में आपने खर्चा कर दिया ना, ये कहलाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सपोज करिए 2020 की बात थी, फिर 2021 में हम इसमें से 2021 में फिर हम 1 लाख रुपए माइनस कर लेंगे, ठीक है, और ये 3 लाख रुपए बचेगा, ये फिर क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कम होता चला रहा है, डेफर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज होता चला जा रहा है, और जितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है
ये कैरी फॉरवर्ड अमाउंट ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और बैलेंस शीट में ये कहां जाएगा, एसेट साइड जाएगा। इसको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। अगर किसी वजह से बिजनेस बंद हो गया, किसी वजह से बिजनेस बंद हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बंद हो गया तो पुराना मार्केटिंग के ऊपर किया हुआ खर्चा पूरा कर। जैसे कुछ साल पहले तक कि मैं खुद अपना एक कोचिंग क्लास चला दिया करता था ऑफलाइन में, धनराज स्टडी सर्किल के नाम से, ठीक है, हाँ CMA धनराज, मेरा खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, धनराज स्टडी सर्किल, 2013 से, 13 से नहीं, नाम के हिसाब से देखूँ तो 2017 से, और उसको मैंने बंद किया 2024 में, ठीक है। तो 2024 तक जो उसकी ब्रांड वैल्यू थी, या जो मैंने उसमें एडवर्टीजमेंट किया, जो नाम खर्चा किया, आज भी मेरे पास कॉल्स आते हैं, तो वो क्या थे, आज सब कुछ जीरो हो गए। यानी वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसीलिए इसको फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। मैंने शुरुआत में बहुत मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किया था, वो बैलेंस शीट में एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहा था, सब थोड़ी देर के लिए मान लो, और अगर मैं उस बिजनेस को बंद कर देता हूं, तो वो विज्ञापन का जो पैसा था वो क्या वापस निकल आएगा मार्केट से, नहीं निकलने वाला। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट संक कॉस्ट होती है। अगर बिजनेस को बंद किया किसी वजह से, तो कॉस्ट जीरो हो जानी है, उससे नथिंग विल रिकवर। इसीलिए उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नॉर्मली हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पे कराया हुआ खर्चा, या ब्रांड वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि धनराज स्टडी सर्किल, उसके रजिस्ट्रेशन पे कराया हुआ खर्चा, जब बिजनेस को बंद करेंगे तो रजिस्ट्रेशन बंद करने की वजह से कुछ पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। इसीलिए ऐसी कॉस्ट को हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखती जरूर है, लेकिन अगर बिजनेस बंद हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, इसीलिए इसको फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। गुडविल को भी कई लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अगर बिजनेस को बंद कर दिया किसी वजह से तो कुछ भी रिकवर नहीं होगा, इसलिए कुछ लोग उसको फिक्टिशियस एसेट्स मानते हैं। तो ऐसे खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो बाय नेचर रेवेन्यू है लेकिन बहुत बड़े अमाउंट में कर दिए गए हैं, लमसम अमाउंट में कर दिए गए। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और अगली क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपने जितनी भी अभी तक हमने टर्मोलॉजीज देखी हैं वो अच्छे से आप देख लीजिएगा। अभी एक्सपेंडिचर को, हाँ, अगर आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सड़क निर्माण है, रोड कंस्ट्रक्शन और मशीनरी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे प्रारंभिक खर्च हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, स्टार्टिंग में जो खर्च होते हैं। अनुसंधान एवं विकास पे होते हैं, R&D एक्सपेंडिचर होते हैं। R&D में भी क्यों संक कॉस्ट होगी कि अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो जो R&D पे जो खर्चा हुआ था वो सब खत्म, ठीक है। आगे हम अगली क्लास में हम देखेंगे, आज फिलहाल में यहीं तक के लिए काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और नोट्स आपको लास्ट क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन।